पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के नामवर स्टाइलिस्ट खावर रियाज से मिलने उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुजाहिद, कैसे हो आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये मुर्गियों के साथ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, दाना डाल रहा हूँ। जब मैं नीचे उतरता ही मेरे पीछे पीछे भागना शुरू हो जाती हैं। तो ये मुर्गियां आपने इमरान खान साहब का जो है कि मुर्गियां पालो अंडे बेचो, उसके तहत रखी हैं? अच्छा, वो मैंने मुकालमा नहीं सुना कि अंडे बेचो फलाना करो। ये से मैं एक दोस्त के घर गया था, उन्होंने मुझे कुछ मुर्गियाँ दी कि शायद मैं इनको पका लूँगा, लेकिन मैंने उनको पालना शुरू किया, वो बड़ी बड़ी हो गई, फिर कुछ और आ गई, फिर मुझे शौक़ पड़ गया। अब ये अच्छा शौक़ है वैसे। अच्छा, तो ये मुर्गियां और जानवर आपने देखा, परिंदे भी आपके, कबूतर भी फिर रहे हैं, उनको भी आप दाना डालते हो, तो ये क्यों शौक़ अब पैदा हुआ या बचपन से था? ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, तो इनके मैं दाना तो रोज़ सुबह उठ के यहाँ पे छत पे डाल रहा होता हूँ, तो उसकी वजह से कबूतर आना शुरू हो गए। और इससे अच्छा क्या होगा कि आप किसी के लिए वसीला बन जाएं। और दाना डालने से होता है कि आपके हर चीज़ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। परिंदे जो आपके लिए दुआ करते हैं। खैर मेरा मकसद वो भी नहीं, लेकिन बीइंग एज अ ह्यूमन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं तो हम उन लोगों को सहूलियात दें जिनके पास सहूलियात नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि जब इंसानों में वफा ना मिले तो फिर इंसान जानवरों में वफा भी तलाश करता है, ये बात ठीक है? ऐसी बात नहीं है। इंसानों में वफा मिलती है, अगर आपको वफा की पहचान होनी चाहिए। अब आप एक ऐसे बंदे से एक्सपेक्ट कर लें जिसको पता ही नहीं कि वफा है क्या, तो वो गलती आपकी है। और फिर भी आप जिद बना के बैठ जाएं तो इसका मतलब आप किसी चस्के में। अच्छा खावर साहब, आपका घर देख के लगता है कि किसी पुरानी हवेली में हम आ गए। हाँ जी। तो ये कैसे बनाया आपने, किस तरह से बनाया? ये कभी भी पुरानी हवेली नहीं थी। मेरे जितने भी दोस्त हैं, पुराने मिलने वाले लोग आते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई पुरानी कोई हवेली है, या कोई नया आता है तो वो समझता है कि मेरे बाप दादा ने बनाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये मॉडर्न सा एक घर था, तो वो तोड़ते फोड़ते करते 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 वो इसकी एक शक्ल बनती चली गई। और मुझे थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों से प्यार था, क्योंकि उसमें आपको एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। जितनी भी अगर आप स्पेन में या टस्कनी वाली साइड पर इटली में जाएं तो वहाँ पर आपको इस तरह के टाउन हाउसेज और घर नज़र आते हैं जो अभी भी उसी तरह से प्रिजर्व हैं जो इतने साल गुजरने के बाद। जबकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लाहौर में लोगों ने मॉडर्न होने के चक्करों में अपना सारा जो सकाफती कल्चर उसको बर्बाद कर दिया है। अच्छा, ताल्लुक आपका फैशन इंडस्ट्री से है, लेकिन हमने आपको इसी तरह देखा, हमेशा कुर्ता शलवार, बड़े कैजुअल से आप होते हैं। बिल्कुल, मैं कैजुअल इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं सुस्त आदमी हूँ, मुझसे तैयार नहीं हुआ जाता। लेकिन इंसान जो है ना वो अपनी सराउंडिंग से पहचाना जाता है, वो कितना फैशनेबल है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, और उसके इर्द गिर्द लोग किस तरह के, वो उनको किस तरह से फैशन उनके अंदर इंजेक्ट करता है। तो वो जो होती है ना, वो आपकी पहचान। आर्टिस्ट हमेशा अपनी पेंटिंग से पहचाना जाता है। तो अब हमें ज़रा अंदर भी घर के लेके जाएंगे जी, यहाँ ही बातें सारी करें। अच्छा जी, ठीक है, चले जी, आए जी। खावर रियाज ने अपने सकाफती अंदाज में बने घर का दौरा करवाया। मैंने अक्सर चीज़ों को ये किया कि उनको मॉडिफाई किया, अपने मुताबिक चेंज किया है, और विद मॉडर्न गैजेट्स, ताकि आजकल के दौर के मुताबिक हम चल सकें।
बाबर साहब, सुबह सुबह आप कोई बुक्स पढ़ रहे थे, कौन सी बुक्स थी ये इटली का एक इलाका है पूरा जो मुख्तलिफ स्टेट्स में है, टस्कनी। तो मेरा जो घर है वो उसी से इंस्पायर्ड है। अच्छा। अब वहाँ पे इतने पुराने पुराने जो घर हैं और जो टाउन हाउसेज हैं और विलेजेस हैं, कंट्री साइड है, वो उन लोगों ने प्रिजर्व की हुई है, क्योंकि उसी के थ्रू जो है ना उनका टूरिज़्म चल रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों को समझ नहीं है, शायद या आप थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन अब चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं और लोग मॉडर्न होने के चक्करों में उन्होंने अपने जो घर हैं उनको एक कंक्रीट की बिल्डिंग बना ली है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं जब डिफेंस वाले इलाके में जाता हूँ या गुलबर्ग में एरिया में देखता हूँ, तो यहाँ भी लोगों ने पुराने घर तोड़ के उनको इस तरह से उनका आर्किटेक्चर बनाया है कि वो अंदर जाओ तो आपको घुटन होती है, गर्मी लगती है, कोई हवा का वो नहीं है आना जाना। तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई माइक्रोवेव ओवन हैं, हाँ, जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। तो जो आर्किटेक्ट का भी कसूर है और बनवाने वाले का भी कसूर है, तो उसको सेंस ही नहीं कि हमें क्लाइमेट के मुताबिक कैसे चलना है। अच्छा खाबर साहब, आप हमें ये बताएं कि फैशन होता क्या है, फैशन है क्या? फैशन एक कम्युनिकेशन है आपकी पर्सनैलिटी की, कि आप कपड़ों के थ्रू अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरी एक लैंग्वेज है जो देखने वाला समझ जाता है कि आप अपने पहनावे से पहचाने जाते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए और आपकी अप्रोच क्या है लाइफ के बारे में। वो ज़रूरी नहीं कि फ़ैशन जो आपको कपड़ों में नज़र आए, वो कई दफ़ा आपकी जो सराउंडिंग है, जिस तरह से आपने उसको डेकोरेट किया हुआ है, उसके लिए महंगी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। वो भी आपकी अप्रोच बता देती है। आपका खाने को जिस तरह से आप डेकोरेट करके रखते हैं या जिस तरह से आप खाना खाते हैं, ये सारी कम्युनिकेशन है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करती है। अच्छा, आपने जो अब तक मॉडल्स और एक्ट्रेस और बड़े बड़े नाम आपने मुतारिफ करवाए, तो आप उनको क्या करते थे, उनको कैसे ग्रूम करते थे, क्या फ़ैशन बताते थे, ट्रेंडिंग क्या है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा लगेगा? फिर आप फ़ोटोशूट भी करते थे, मेकअप भी करते थे, करते क्या हैं असल में आप? मुझे ओवर द टाइम ये पता चला है कि मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक स्टाइलिस्ट हूँ जो चीज़ों को अपने अंदाज से स्टाइलाइज करता हूँ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई किसी का घर हो, चाहे वो खाना प्रेजेंटेबल बनाना हो। मुझे चीज़ों को स्टाइलाइज करने का शौक़ है अपने तरीके से। मुझे याद है बचपन में हमारी वालदा जब हम सुबह उठते थे स्कूल के जाने के लिए, तो घर की पूरी सेटिंग चेंज हो जाती थी। वो बड़ी चेंजहॉलिक टाइप पर्सनैलिटी का मालिक थी, तो उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी थी। और मुझे भी इस तरह लाइफ में मुझे लगता है कि जब लाइफ में डिप्रेशन हो तो आप अपने घर को संवारना शुरू कर दें, सफाई शुरू कर दें, चीज़ें तरतीब में लाना शुरू कर दें, पेंट कर दें कहीं पे भी और उसकी सेटिंग चेंज कर दें, तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। ये एक पुरानी इटालियन मिथ भी है। और इसके अलावा फिर मैं जब बचपन में किसी घर जाता था तो उनके घर मेहमान के तौर पर, तो जब वो सुबह लोग उठते थे तो पूरे घर की सेटिंग चेंज हुई होती थी, सफाई हुई होती थी। वो कहते थे यार ये बच्चा किसने ट्रेन किया है। तो बहुत हद तक आप अपनी माँ के एम्बेसडर होते हैं कि जो माँ होती है वही बच्चा होता है। वो कहते हैं ना कि कुड़ी वेखनी है तो फिर पहले माँ ने वेखो। मैं कहता हूँ नहीं, मुंडा वेखना फिर भी माँ ने वेखो। सही बात है। तो जो माँ होती है, जिसने पैदा किया होता है, जिसकी गोद में पल के बड़ा होता है, वो एक ऐसी तरबियत गाह है कि उसकी इम्पोर्टेंस का कोई दर्जा ही नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर बचपन से थी। तो मैंने फिर ये होता था कि मेरे अंदर हुस्न परस्ती का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था और मैं चलते फिरते रॉ ब्यूटी को पकड़ता था और उसको फिर यूँ समझ लें कि टिफ में कन्वर्ट किया, फिर अपने मुताबिक उसकी रीटचिंग की, ग्रूमिंग के सेक्शन, मतलब फिर उसको दिखा दिया कि ये इसको ऐसे होना चाहिए था, ये इसकी जो खुराक है और इसका जो रहन सहन है और जो इसका लाइफ स्टाइल है उसने इसको तबाह किया हुआ है। फिर मैं उनको एक और ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल की तरफ लेके आता हूँ। और जाहिर है फिर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार भी हो जाता है, पेंटर को अपनी पेंटिंग से प्यार होता है और वो उसको कैद करता है ताकि वो अगर वो उसको अकेला छोड़ा तो ये फिर कोई गंद वंद खाएगा या इसकी जो रूटीन है उसको मॉनिटर करना है। जब आप किसी बच्चे की रूटीन को मॉनिटर करने लग जाते हैं, रूटीन सही कर देते हैं, तो उसके अंदर सही जवानी का नूर भरता है और फिर लोग कहते हैं अच्छा ये तो मॉडल लगता है।
तो असल कहानी ये, जो बाहर से देखने वाले लोग हैं वो उस कहानी का कोई और मतलब ले रहे होते थे कि शायद ये कोई इश्म-टक्का चल रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे था जैसे कोई ब्यूटी को प्रिजर्व कर रहा है, चाहे वो किसी घर को क्यों ना प्रिजर्व करना पड़े, चाहे वो किसी अच्छी क्रॉकरी को क्यों ना प्रिजर्व करना। कि असल मसला ये कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दुनिया में पैदा की और हम इंसान जो है वो उसी को तबाह करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को खूबसूरत दिखाते हैं, खूबसूरत बना के पेश करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत बनाने में किसको, लड़कियों को खूबसूरत बनाने में मज़ा आता है या लड़कों को? दोनों को, क्योंकि मेरे यहाँ जेंडर का मसला नहीं है, मुझे एज अ ह्यूमन उसको देखना होता है। मेरे लिए वो एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तौर पे मैं उसको देखता हूँ। और मेरे जो मुझे लंबे कद काट की लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इवन लड़के भी। मुझे लगता है कि अब जो है ना वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, शायद खुराकों ने ख़त्म कर दी है, हम लोग घरों के अंदर कैद हो गए। जो ये जितने जो गैजेट्स आए नए वाले, उसमें बच्चे इतने ज़्यादा खुब गए कि वो पहले स्पोर्ट्स होते थे और उनमें वो हिस्सा लेते थे तो उनके गुस्से वैसे ही निकल जाते थे। जो जवानी चढ़ते एक आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, इंसान जो है वो एक अजीब तजब्जुब का शिकार हो गया और वो सारा रात बैठ के वो चीज़ें देखते रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वो एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, सिर्फ माओं पे नहीं आती, उस्तादों पे भी आती है कि अगर आपको पता है और आप समझदार हैं, आपको पता है कि एक बंदा गुमराह है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको उस गुमराही से बाहर निकालें। तो मैं अपने तौर पे ये चीज़ें करता रहता हूँ। मेरे पास जितने बच्चे आए मैंने उनको सिगरेट बंद किए, नशे बंद किए, उनको सुबह उठाया, नमाज़ों पे लगाया, उनको माँ बाप से दोबारा जोड़ा जाके, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव है। जो भी चीज़ नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से चल रही हो वो इंसान के अंदर नूर भरती है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को मुतारिफ़ करवाया, ज़ारा शेख थी वो आई, फिर अहमद भट्ट थे वो आए, तो सबसे ज़्यादा किन लोगों के साथ आपको मज़ा आया काम करने का, जो आप चाहते थे उनको वैसा दिखा सके? वैसा तो मैं कभी किसी को नहीं दिखा पाया, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि दरख्त और बच्चा जो है बचपन में सीधा किए जाते हैं। तो आपको बड़े होके मिले दरख्त? तो बड़े होके मिले तो वो एक टाइम पे जिद पकड़ लेते हैं कि मैं उनको जब समझाना चाह रहा होता हूँ वो कर तो लेते हैं अपने किसी मकसद से, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे वही सब कुछ करना था जो उनकी एक आदत में शामिल होती हैं चीज़ें। अच्छा, आपने हुस्न परस्ती की बात की, तो कभी आपको अच्छा हुस्न मिला जो आपका शरीक हयात बन सके? नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं किसी को शरीक हयात बनाता। अगर मैं शरीक हयात बना लेता किसी को तो फिर मेरी लाइफ ऐसे घूमती, वो ऐसे ना जाती। हर इंटरव्यू में आप यही कहते हैं कि मुझे ऐसा मिला नहीं और मैं नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स की जैसे लाइफ थी वो भी उनसे पहले। क्या मुझे कोई नयापन नज़र नहीं आया। अगर मैं इस तरफ लग जाता तो फिर शायद मैं एक जगह रुक जाता। या तो आपको अपने जैसा कोई इंसान मिले, वो हो नहीं सकता। कॉन्ट्रास्ट में हर चीज़ मिलती है और वो एक ज़िद होती है, फिर उस ज़िद में आप सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बच्चे पालते हैं, तो वो सारा कुछ खुदगर्जी के साथ जुड़ा होता है। मुझे बहुत सारे इंसानों से प्यार करना था, बहुत सारे इंसानों को अपने थ्रू फैज़ याब कर, अल्लाह ताला ने शायद मेरे अंदर ये चीज़ डाली हुई थी। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर औरत, मर्द, बच्चा, हर तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं बाज़ार जाके ग्रॉसरी भी कर रहा होता हूँ, घर में खाना भी बना रहा होता हूँ, कपड़े भी धो रहा होता हूँ, सफाइयाँ भी घर कर रहा होता हूँ। तो और क्या शाश्वत ज़िंदगी में होता है जब वो सब कुछ एक मुकम्मल चीज़ जो है वो इंसान जो वो कर रहा है, तो उसके बाद वो फिर इंसान इतनी आसानी से अपनी स्पेस शेयर नहीं करता। और मुझे रोज़ नए नए लोगों से मोहब्बतें हो जाती हैं, नए नए लोगों को बनाने लग जाता हूँ। तो अपनी बनाई चीज़ें जब मोहब्बत होती है तो फिर आप आसपास किसी को नहीं देखते। तो ये वो जज्बा है जो आम इंसान समझ नहीं सकता। हमारे साथ चाय पी। खबर साहब, चाय खाने से मुझे याद आ गया कि कभी कोशिश नहीं की कि वाकई शादी हो जाए? ये चीज़ें कोशिश करने वाला नहीं होती। एक करियर और एक शादी, ये अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होता है। फिर आप चाहे जितना मर्जी बचते फिरें, हो जाती है। मेरे साथ 2 दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं बिल्कुल इस मकसद से किसी के करीब गया और थोड़े से मुझे फीलिंग हुई कि नहीं यार, वो जो पीछे वाली लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है, इसके बाद तो मैं कैद खाने में चला जाऊँगा।
और मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, तो फिर मैं वापस हो जाता था। क्योंकि मुझे अपने लाइफस्टाइल से, अपनी चीज़ों से इतना, अपने जो भी लाइफ में गुजार रहा हूँ, मुझे ट्रैवलिंग से, मुझे फूड से, मुझे नए लोगों से मिलना और लोगों के घरों में जाना, उनके घरों का जो माहौल है उसको देखना, नई नई दुनिया डिस्कवर करना। तो ऐसा इंसान कैसे एक इंसान तक महदूद है कि उसको अचानक फ़ोन आए, किधर है आप आए नहीं, तो वो आप कहेंगे ये क्या है। हाँ, नहीं तो वैसे फैमिली मेंबर्स तो करते होंगे ना कि आपके कपड़े कोई धोए, आपको खाना कोई बना के दे, ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। नहीं तो वो पूरा आप किरदार चेंज कर देना, तो मेरे पास कपड़े धोने वाले भी होंगे और खाना बनाने वाले भी हैं, मैं खुद भी ये काम कर रहा होता हूँ, तो ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अच्छा, आप खाने पीने में भी मॉडल्स को बताते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ होना है, कोई हमें भी टिप्स बताएं। खैर ये डाइट तो नहीं होती जो भी आप चाय के साथ ये स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं। हाँ। वो ज़रा डिफरेंट तरह की होती है, इसमें मिर्चें तो बिल्कुल गायब होती हैं और एक्सरसाइज मस्ट है, लेकिन वो वाली नहीं जो जिम में होती है। जिम में तो होता है ना एसी लगाया और इतने सारे ढेर सारे लोग वेट से लड़ रहे हैं और एक मसनूई बॉडी बन जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कोच जो हरकतें करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे का ऊपर से बॉडी बहुत बड़ी बना देते हैं, नीचे चिकन लेग्स रह जाती हैं, लेग्स पे काम नहीं करते। तो मैं सबसे पहले लेग्स पे ही काम करता हूँ क्योंकि लेग्स अच्छी बनी होंगी तो आपका पूरा स्ट्रक्चर कपड़े पहन के अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो फ्रूट आता है, सीजनल फ्रूट, उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर वो आप खाएं तो आपके अंदर मतलब एक कुदरती हुस्न जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी नेचर से रिलेटेड है, आप किसी को नेचर के करीब कर देंगे, वो आपको लगे कि हाँ यही वो इंसान है जो असल में होना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द इंसान है वो तो टॉक्सिन से भरे हुए हैं, उनके अंदर प्रोसेस्ड फूड है, तो वो प्रोसेस्ड ह्यूमन बन गए। अच्छा, किसी दौर में हम भी देखा करते थे कि जो स्टाइल होता है, जैसे बालों का स्टाइल है, वो कभी किसी तरह से हो जाता, खासकर ख़वातीन जो हैं वो ऐसे बॉय कट उनका स्टाइल होता था और करली से बाल होते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था। फिर कुछ अर्से बाद दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो क्या फैशन में ये होता है? फैशन में हाँ, लोग मेरे सामने एक दफ़ा कमीज़ें नीचे हुई, ऊंची हुई, और मतलब मैंने हर तरह का फैशन देखा है और फिर उसको चेंज होते भी देखा है। फिर उसके अंदर कोई मॉडर्न तरीके से उसके अंदर में तब्दीलियाँ होती भी देखी हैं। तो ये तो इंसान बेसिकली एक चीज़ से जल्दी घबरा जाता है और उसकी दिलचस्पी ख़त्म है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ढीठ होते हैं हमारी तरह, उनका एक ही स्टाइल होता है, उसी स्टाइल में सारी ज़िंदगी घूमते रहते हैं, अपने इर्द का माहौल वो चेंज करते रहते हैं। मैडम नूर जहाँ इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि उनकी साड़ियाँ, उनके मेकअप करने का स्टाइल, लोग यकीनन कुछ लोगों को अजीब सा लगता होगा, लेकिन वो उनका स्टाइल था, तो वो जिस स्टाइल से वो पहचानी जाती थी। तो इस तरह एक स्टाइल होता है अपना और एक होता है कि नकल करते जाना कि जी आज ये ट्रेंड चला तो आज मैं ये कर लूँ, तो फिर आप खुद किधर हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि जो खासकर घरेलू ख़वातीन होती हैं, शादी होती है, कुछ अरसे बाद ही वो बड़ा उनका वेट जो है वो गेन कर लेती हैं, इसकी क्या वजह है? जो मॉडल्स होती हैं वो हमेशा एक तरह की दिखाई देती हैं। नहीं, वो शादी के बाद तो बल्कि ज़िंदगी और अच्छी होनी चाहिए। आपको लाइफ पार्टनर मिलता है, वो आपके हर दुख दर्द में शरीक होता है। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर वैसे खूबसूरती भर देती है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतना रोते पिटते हुए एक दूसरे की मोहब्बत का शिकार होकर शादियाँ करते हैं और एंड पे वो एक समझे कि थोबे बने होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अक्सर मैं कहता हूँ यार तुम्हें अपने मियाँ से प्यार है? कहती हाँ जी प्यार है। अरे भैया सिगरेट क्यों पी रहे हैं? नहीं वो तो मैं कहती हूँ बाद में कि मैंने कहा यही क्या बात हुई, एक मैं हूँ जो लोगों को सिगरेट छुड़ा देता है, तो इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा? क्या आप उसके सिगरेट नहीं छुड़ा सकी या अपने आप को आपने संवारा नहीं उसके मुताबिक, अपने को और स्मार्ट नहीं किया? वो हमारे यहाँ ये समझते हैं कि जी लाइफ का सब रुक गई, अब यही सब कुछ है। और अक्सर ही होता है कि लोग शादी के बाद खानों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, तो चंद दिनों में लगता है कि जैसे ये 4-4 बच्चों के माँ बाप हैं। तो लोग ख्याल नहीं करते चीज़ का। बाहर के मुल्कों में लोग और तंदुरुस्त, तवाना और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हमारे यहाँ वो मियाँ बीवी बन जाते हैं और वो बस खींचा तानी वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और दूसरा जो है वो डोमिनेट हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि मैं ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जो है मैं नहीं गुजार सकता। अच्छा, आपके पास ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो किस तरह की आती हैं जो
ब्राइडल शूट के लिए आती हैं या जिनको मेकअप करवाना अच्छा लगता है, वो किस तरह के लोग आते हैं? फैमिलीज़ के लोग ज़्यादा? मेरे पास तो फैमिलीज आती है, मैंने मॉडलिंग का काम तो साइड पे कर दिया। मेरा अब ज़्यादा काम जो है ब्राइडल मेकअप का है, सैलून का काम है। तो मेरे पास ख़वातीन वो आती हैं जो मुख्तलिफ सैलून में जा के देखती हैं कि एक ही जैसा काम हो रहा है। तो जब वो आती हैं मेरे पास, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको ये नहीं कि 10 लड़कियां बैठी 10 की 10 एक जैसी शक्लें हैं। मैं उनके मुताबिक उनकी शक्ल को, उनकी ब्यूटी को इन्हेंस करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसा ना हो कि अगले दिन वो एक और चेहरा हो, वही चेहरा हो, बस थोड़ा सा उसको स्टाइलाइज कर दिया जाए। तो मेरा काम ये होता है कि मिनिमलिस्टिक मेकअप के साथ एक लड़की बस खूबसूरत लगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सुना पैसे चार्ज करते हैं, तो आम लड़की जो अच्छा लगना चाहती है, सादा प्यारा लगना चाहती है। मेरे पास आम लड़कियां भी आती हैं, कई लड़कियां फीसबिल्ला भी आती हैं। हर एक को मैं कैटर करता हूँ। ये नहीं कि वो आप फिक्स हो गए, आपको देखना पड़ता है, कुछ जगहों पे आपको झुकना ही पड़ता है। और कोई आपके पास इतने शौक से जब चल के आता है तो फिर आप देखते हैं कि यार इसका क्या मसला है। तो अब ये तो नहीं ना कि एक अगला शौक से आया है और अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है, तो आप थोड़ा सा आप भी नीचे आ जाए। कावड़ साहब, जब कोई दुल्हन बनने के लिए आती है तो वो क्या कहती है कि मेरा कैसा मेकअप करे, मैं कैसी लगूं? मैं जितना मर्जी ख़वातीन को कह दूँ कि वो सादगी से तैयार हों, अपने क्लाइमेट के मुताबिक कपड़े पहने जैसे पहले औरतें पहनती थीं। वाइट जोड़ा होना चाहिए और मतलब कॉटन वाले कपड़े होने चाहिए जो हमें सूट करते हैं। लेकिन उन्होंने वही शनील के काम और वो भारी भरकम जो कपड़े हैं उनकी टेक्सचर भी नहीं देखती, और वो इतना भारी जोड़ा होता है तो मैं भी नहीं उसको उठा सकता। उसको पहन के आती हैं और वो एक उस दिन वो कोई उनको जितना मर्जी कह दो ना कि आपने ये मेकअप करना है, ऐसे करना है, इन दी एंड उसने वही वो जैसे वो देवदास में औरतें फंसी होती हैं ना कि मेरे ये भी लगा दें, वो भी लगा दें, फलां भी लगा दें, वो एंड पे वही गुड्डी बन जाती है। और जो दूल्हा आते हैं, दूल्हे का भी मेकअप करते हैं? अब तो जो दूल्हे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। दूल्हे जो हम सर्विसेज बहुत देते हैं और थोड़ा बहुत मेकअप के टचेस भी करवाने लग गए। तो ये तो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इसी वजह से तो इतने सारे मेंस सैलून खुल गए। हाँ, तो नहीं, क्या दूल्हे के लिए क्या दूल्हे के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम उसको बस फ्रेश कर दें, उसकी स्किन को साफ कर दें स्क्रबिंग करके, और उसके मैनिक्योर पेडिक्योर कर दें, बस वो नीट क्लीन और चमकता हो लगे। वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी उसको कोई लेक्चर देते हैं? वो अब उसके ऊपर एक लेक्चर से क्या फ़र्क पड़ता है। वो अब लेक्चर उसको दिया, आगे कोई एक और लेवल का इंसान बैठा हुआ है, तो वो लेक्चर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो उसको तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा ना। कावड़ साहब, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया था? किन लोगों के साथ काम किया था जो फिल्म में गए, टीवी में गए? मैंने ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू किया जो मेरे काम पे तनकीद करते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो तनकीद से बनता है, तारीफ से उसका दिमाग बंद हो जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा इस तरह के लोग रहे जो लोगों के लिए बड़े ऑड से होते थे, लेकिन मेरे लिए वो लोग नॉर्मल थे। मैंने अपने आप को अपनी फैमिली से अलग भी इसलिए किया ताकि मैं जो बिल्कुल नॉर्मल लोगों से हटके लोग हैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि उनकी जो विजन, उनकी अप्रोच है वो ज़रा डिफरेंट होती थी। तो मैंने हमेशा इस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम गुजारा है। तो कोई लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो आज भी आपको याद होंगे, जिन्होंने आपकी मदद भी की होगी और आपको? जी, मैं बिल्कुल याद रखता हूँ। ख़ासतौर में मैं अपने मामू हैं मेरे, जो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, अल्लाह उनको बहुत आला मकाम दे। मैं आपको पता है जब आप बिल्कुल मुसीबत में होते हैं, जब आप फेलियर में होते हैं, जब आप लूज़र होते हैं, जैसे मैं एजुकेशन के सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा था और बहुत ज़्यादा फेल होता जा रहा था क्लास में। मैं FSC में कई दफ़ा फेल हुआ, पता नहीं 6, 7, 8 पता नहीं किन दफ़ा लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि लाइफ ये नहीं है। लेकिन मैं घर में ऐसे हो गया था जैसे एक बच्चे को कॉर्नर कर दिया जाता है कि ये अब रॉटन एग है, इसने अब ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। तो जब आप रिजेक्ट होते हैं तो वहाँ से फिर आपकी सफ़र की शुरुआत शुरू होती है। आप कहते हैं चलो जी अब मैं इस मिट्टी में पौधे उगाऊँगा जो बंजर है लोगों के बकौल। तो उन दिनों में मेरे मामू ने मेरा साथ दिया। मेरे वालिद तंग थे मुझसे, तो वो मुझे अपने साथ उठा के ले गए। मैंने उनको भी बहुत तंग किया, लेकिन उन्होंने मुझे जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया। मतलब मैंने उनके थ्रू वो रास्ता खोला। फिर मैं इस गुलबर्ग के एरिया में आया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे यहीं पर घर भी दिया, सब कुछ दिया, इज़्ज़त भी दी। एंड आई लव लाहौर। लाहौर इज़ जस्ट लाइक माई कंट्री।
दुल्हन का ब्राइडल मेकअप किया। खबर साहब, ये दुल्हन का दुपट्टा क्या है, क्या ये जी दुल्हन का ही दुपट्टा है, लेकिन लग रहा है जैसे कोई आम किसी बच्चे का दुपट्टा है। असल में ये पहले ज़माने में बहुत भारी भरकम दुपट्टे यूज़ होते, बल्कि अभी भी यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल ये किरण वाला फैशन दोबारा सीन में आ गया। ये 50s, 60s, 70s में औरतें पहनती थी। अब भी जो है ये पुरानी जो चीज़ें मैंने बताया ना, मैंने अपने सामने की दफ़ा फैशन आते जाते हर जगह देखे। ये कौन सी खबर साहब लुक कौन सी है ये ब्राइडल लुक ही है, और लेकिन इसको हमने थोड़ा सा सटल रखा है। और क्योंकि आपको पता है कोरोना के बाद हर जो बड़े बड़े फंक्शन हो रहे थे वो महदूद हो गए, लोग एक दूसरे से मिलने से कतराने लगे। तो अब जो है वो सिलसिला कुछ इस तरह से चल पड़ा है कि घरों में फंक्शन होने लग गए, और निकाह की जो लुक है वो ज़्यादा इन हो गई है। तो निकाह की लुक के साथ ये जो दुपट्टा है निकाह के लिए रेडी हुई है। निकाह के लिए रेडी हुई है। और अब इवन ये कि बहुत से खर्चे बच गए हैं। तो एक तरह से कोरोना नेमत भी है और जहमत भी है, जो कि हमें बहुत से सबक सिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें मेकअप में क्या, जो निकाह के लिए खासकर आपने मेकअप किया है, ये मेकअप किस तरह का है, कुछ इसका हम बताइए। कोशिश ये होती है कि जो लुक है वो ज़रा सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हो, उसमें ज़रा सिंप्लिसिटी हो, ग्लैमर भी हो, लेकिन सटल सा मेकअप। तो कोशिश ये की कि वो सटल हो, और ज्वेलरी भी कम से कम पहनाई गई। इसके अलावा आप देखें कि वाइट जोड़ा जो है वो वैसे भी पाकीज़गी की अलामत होता है, और मुसलमान जितने ममालिक हैं वो वाइट पहनते हैं। हमारा यहाँ ही कोई रंगों की कौसा कदा से खेला जाता है। हमारी आज की ब्राइड का नाम अयूना शेख है। ये निकाह लुक के लिए यहाँ पे आई हुई है, और इन्हें हमें इजाज़त दी है कि हम इनको अपने इस इंटरव्यू में शामिल कर सकते हैं। ये इनका बड़ा फर्ज है। और ये आप देखें, ये कंप्लीट एक निकाह की लुक है, वाइट जोड़ा है, एथनिक है, और इसमें एक प्रॉपर निस्वानियत की लुक नज़र आ रही है। ज़्यादा जो हैवी ज्वेलरी भी नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ की जो ब्राइड है वो इसी तरह तैयार हो। जो इतने लंबे चौड़े 3-3, 4-4 दिन के कपड़े बनते हैं वो फजूलियात हैं, और दुपट्टे को भी इसी तरह लिया जिस तरह पुराने ज़माने में ख़वातीन लिया करती थी। तो इसमें एक ताकि एक निस्वानियत नज़र आए, ना कि वो एक नुमाइशी गुड़िया बन जाए। ये जो नथ वाला तरीक़ाकार है, ये आजकल फिर से दोबारा इन हुआ है। अब अक्सर अब जितनी लड़कियां आ रही वो कहते हैं जी हमने नथ पहनना है, चाहे वो जितनी मेरी तकलीफ से गुजर के उनको पहनना पड़े। तो कई दफ़ा ये होता है कि उनके यहाँ पे जो सुराख वो इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी वो नथ उठा के ले आती हैं। और इस पे तो गाने भी बने हुए हैं पंजाबी फिल्मों के, सोने दी नथली असली के नकली। हाँ, वो मैडम नूर जहाँ गाना था, काफ़ी शादी विवाह में गाया भी जाता है। अब पता नहीं गाते हैं कि नहीं गाते। नहीं, अब जब ये फैशन दोबारा से इन हो रहा है तो वो गाए जाएंगे। बिल्कुल गा रहे हैं। मैडम नूर जहाँ गाने तो हमेशा जिंदा रहने वाले गाने हैं। ब्राइडल फोटोशूट की खुद एडिटिंग भी की। ये देखें, यहाँ से अगर आप खड़े हो तो आपको क्या कुदरत के नज़ारे नज़र आते हैं। परिंदे भी नज़र आ रहे हैं, पूरा एक खुला आसमान नज़र आ रहा है। और मुझे तो खजूरों के दरख्तों से इश्क है, क्योंकि मैं अरब कंट्रीज में रहा हूँ, मेरे बस में हो, तो मैं पूरे मुल्क में अपने खजूरों के दरख्तों का जाल बिछा। तो ये चीज़ें जैसे अब तो ये नायाब चीज़ें हैं, कहाँ से लेते हैं? खजूर का दरख्त इतना खूबसूरत लगा हुआ है, ये खिड़कियाँ, ये तो आज के दौर की बनावट नहीं लगती है जो आपने चीज़ें लगाई हैं। तो कैसे आप कहाँ से हासिल करते हैं? ये सब कुछ मैंने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा, कोई बाड़खानों से इकट्ठा किया, लोग उतार के फेंक आते थे, या किसी घर के बाहर एक दरवाज़ा उतरा पड़ा है, मुझे नज़र आया तो मैंने ख़रीद लिया। अब तो खैर ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि उनको लेना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि अब लोगों को ना समझ आती जा रही है कि हमने ये तो गलती की। ये तो अब तो ये हो गया कि लोग वो पुराने दरवाजे उठा के अपने ड्राइंग रूम में एक आर्ट पीस के तौर पर
उसको एज अ डेकोरेशन पीस खड़ा कर रहे हैं। तो खबर साहब अब थोड़ी सी मॉडल्स की बात करते हैं। इनके रवैयों के बारे में कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। सुना है कि जब नई नई आती हैं तो इनका कुछ रवैया और होता है, जब थोड़ी सी मकबूल हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं, तो रवैये इनके तब्दील हो जाते हैं। इंसान का ज़र्फ यही होता है ना कि जब तक कुछ मिल नहीं रहा होता तो उसकी समझ नहीं आती। जब उसको कुछ मिलता है तब पता चलता है कि वो उसका ज़र्फ है क्या। तो इंसान की पहचान इसी चीज़ से होती है कि जब उसको चीज़ें हासिल हो जाती हैं तब वो क्या नाशुक्री करता है या फिर और झुक जाता है। जो सही आर्टिस्ट हैं वो वक्त के साथ साथ और झुकते हैं, वो हर एक से तमीज़ से मिलेंगे। अब मैंने देखा है वो कमरे में एंटर होते हैं, वो छोटे से बड़े से लेकर हर एक को सलाम करेंगे। वो और ख़ुद खाने लगे हैं तो सबके लिए खाने का एहतमाम करेंगे और वो लोगों की दुआएं समेटेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला उनको इतनी तरक्की दे देता है। जो इस तरह के लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के मारे होते हैं और उनका तो खैर मुझे अब शुरू से पता लग जाता है। वैसे भी इंसान से एक्सपेक्टेशन लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसान से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये मेरे नज़दीक ये भी एक अल्लाह से शिर्क का एक तरीका है। क्योंकि अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यार भी पसंद नहीं किसी और इंसान के साथ, क्योंकि फिर वही इंसान आपको दुखी करता है। तो वो कहता है कि मैं जो है ना इश्क के काबिल मैं ही हूँ सिर्फ। वो ताकत ऐसी है जो ना आपको मायूस करती है, ना शर्मिंदगी का एहसास होता है, बल्कि आपको लामहदूद कर देती है और आप यूँ समझ लें कि फना से बका में चले जाते हैं। खबर साहब जो मॉडल्स आती हैं, जब मॉडलिंग की दुनिया में आती हैं, फैशन की दुनिया में आती हैं, तो इनके पास इतने वसाइल नहीं होते, इतना इनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से पैसा आता है। कहाँ से आता है, क्या करते हैं? अब अच्छा, अब हर इंसान को आप मॉडल की छाप ना लगाएं। ये एक पूरे माशरे का मजमूई तासुर इस तरह का है कि कोई ऐसे बैकग्राउंड से है जिसने ये सब कुछ देखा और अचानक उसके हाथ में नए मोबाइल सेट्स आ गए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, घर आ गया, ये आ गया, तो वो तो अंडरस्टूड है कि वो ज़रिया मुआश है क्या। ये तो लालच की कहानी है, इसको आप रोक तो नहीं सकते। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपने जो भी अल्लाह ने आपको अता किया है उसी तवक्कल में रहना है या अपनी ख्वाहिशात को लामहदूद करना है। अगर आप ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे तो फिर आप कुदरत से दूर हो जाएंगे, यानी अल्लाह से दूर हो जाएंगे, और फिर आपको पता है अंजाम क्या होता है। तो ये मसनूई चीज़ें हैं और मेरा ये ख्याल है कि जो लोग इस तरह से चलते हैं वो एक दिन तबाही का, उनके लिए तबाही होती है। आपके सामने बड़ी बड़ी मिसालें हैं। तो जिन लोगों ने समेटा और बांटा है वो फिर उनको मिला ही मिला है। बिल्कुल। तो खबर साहब जो मॉडल आपने बात की कि ज़ाहिर है ये कहा जाता है कि पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ जुल्म से या जुर्म से कमाया जाता है ना, तो ये जो एक वाक़या पिछले दिनों भी हुआ कि मॉडल बैरून मुल्क पैसे ले जा रही थी और पकड़ी गई, तो कोई इस तरह के भी काम होते हैं? मसला ये है कि हमारी फील्ड में ऐसे लोग भी आगे हुए हैं जो इंस्टेंट फेम के लिए कि हम जल्दी मशहूर हो जाए, उन्होंने ये शोभा पकड़ा है। वो कहीं से भी, मतलब आपको पता है जब फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी बंद होना शुरू हुई तो वही औरतें, उनमें से कुछ औरतें इस तरफ आ गई। तो वो कुछ उनमें से ऐसी थी ख़वातीन जो मॉडलिंग में आई, तो उनका तरीक़ाकार वही है वारदात का समेटना। तो वो अब उसके लिए ज़ाहिर है फिर जब आप को कोई पूछने वाला नहीं है, आप समझते हैं कि आप जो भी करें कोई पूछेगा नहीं, तो आपने पैसा कमाने के लिए कोई भी ढोंग रचाना है। कभी ऐसा हुआ कि किसी मॉडल, मेल या फीमेल मॉडल की तरफ से आपको कोई थ्रेट भी मिला हो, कोई धमकी भी मिली हो? मुझे कभी किसी ने धमकी नहीं लगाई, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर किसी ने थोड़ी बहुत धमकी लगाई तो कुछ अर्से बाद वो शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लग गया था। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। और अगर कोई मेरे घर से जाता है तो मैंने कभी इसको निकाला नहीं, लोग खुद ही अपनी हरकतों से निकलते हैं। आपके स्टूडेंट्स भी होंगे और आपके साथ काम करने वाले और भी लोग होंगे जैसे आपके साथ जिन्होंने काम किया था, तो आप किसको आइडियल मानते हैं या आइडियल कह सकते हैं, या जिनको आप अच्छा काम को सराहते हैं, कौन लोग हैं? हर वो बंदा जो कॉपी ना करे, उसका अपना एक स्टाइल हो और इसी को आगे लेके चले, तो वो कामयाब होता है देर पा। लेकिन जो लोग कॉपी कैट बन जाते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट थे, उनने मेरे काम को आगे बढ़ाया, वो आज भी मिलते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप किसी को जब अपना इल्म बांटते हैं तो अल्लाह ताला आपको और इल्म देता है। तो मैंने कभी इस बारे में कभी बुग़्ज़ नहीं किया और कभी किसी से शिकायत भी नहीं की। खबर साहब, बहुत से लोग आपके नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन बहुत से लोगों को आपके चेहरे से आशनाई नहीं है,
तो कभी ऐसा हुआ है कि आप ही से किसी ने पूछ लिया हो कि ख़ाबर रियाज कहाँ है? अक्सर ऐसा हुआ भी है कि कई लोग कई दफ़ा आए और मैं इसी हुलिये में बिस्तर से निकला और नीचे बैठा हूँ, मुझे अचानक पता मेरी तो मीटिंग थी, तो वो लोग सामने आ गए, तो उन्होंने पूछा कि वो ज़रा साहब को बुला दे ऊपर से। तो मैंने कहा अच्छा जी किससे मिलना है? जी वो खावर साहब से मिलना है। मैंने कहा जी वो तो सोए हुए हैं। अच्छा आप कौन है? मैंने कहा जी मैं उनका मुलाजिम। थोड़ी देर बाद मैं उधर से गुजरा तो कोई मुलाजिम, उन्होंने कहा वो अभी तक आए नहीं, कहते वो जो गए थे वही खावर साहब थे। नहीं, वैसे कभी आपने ये देखा नहीं है, इसको महसूस नहीं किया कि बड़े सादे से रहते हैं आप, कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं कि अगर ख़ावर रियाज का जितना नाम है, जितना दुनिया जानती है, तो वो देखें तो वो कहें कि यही हो सकते हैं ख़ावर साहब? अब तो लोगों को पता चल गया हुआ कि वो एक वही उसने पजामा पहना होगा, वही कमीज़ पहनी होगी और बगैर इस्त्री हुए कपड़े पहने होंगे, चप्पल पहनी होगी या कोई मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन से नहीं हटता। अच्छा, तो आप अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि आप कपड़े जो है वो ऐसा लगता है घड़े से निकाले और पहले, इसकी क्या खास वजह, कोई स्टाइल है? नहीं, सिर्फ सुस्ती है, जल्दबाजी है। मुझे असल में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को दिखाने के लिए करता हूँ, मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता। अब सब जो मेकअप करने वाले ख़ासकर जो सैलून है, अब वहाँ पे जो है वो ख़वातीन की तादाद कम होती जा रही है, मेकअप आर्टिस्ट जिसको कहते हैं ना, वो कम करने लग गए। अब इसमें नाजो नखरे वाले लोग ज़्यादा आ गए। इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं। पहले ये एक दौर था जब डॉक्टर, इंजीनियर और CSP ऑफिसर सब कुछ समझे जाते थे, बाकी कुछ करते थे लोग कहते हैं तक वाला काम है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो सारा जो है ना वो हर चीज़ में आ गई। अब फैशन के स्कूल खुल गए, मेकअप के स्कूल खुल गए, डिग्री कोर्सेज होने लग गए और इवन फिल्म मेकिंग के कोर्स भी हो रहे हैं। एक ज़माने फिल्म को बहुत बुरा समझा जाता था, मेरे फैमिली के कुछ लोग अभी भी नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन अब जो इज्जत से लेते हैं नाम, तो अब ज़माना चेंज हो गया है। और इस तरफ मुझे याद है जब मैं मेकअप करना चाह रहा होता था तो मैं अपने मोहल्ले में किसी भी छोटे से सैलून के पास जाकर कहता कि जी मुझे आप अपने पास सिखाने ही रख लें, तो कहती थी हम मेल तो नहीं रखते। तो मैंने कहा जी झाड़ू लगाने भी रख लें। जब मैंने सोचा चलो चलते से ऐसे करके देख लूँ ये शेड कैसे लगाती है, लिपस्टिक कैसे लगाती है, कुछ तो सीखूंगा। लेकिन अब तो लोगों को बनी बनाई ग्राउंड मिल जाती है, मेरे पास आते हैं, सीखते हैं और 2 दिन बाद ऐसे नखरे होते हैं जैसे पता नहीं वो कौन है। अच्छा खावर साहब, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद को मेकअप किया हो? नहीं। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे वो जो चीज़ है ना वो मुझे बहुत बुरी लगती है। मतलब अगर आप फर्ज करें अंदर से ऐसे हैं भी तो आपको वो बनने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मतलब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में चले जाए। अच्छा खावर साहब, एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत सपोर्ट किया। जब शुरू में कुछ फिल्में ऐसी बनी, आपने मॉडल्स देना शुरू किए, अब आप रुक गए हैं या आपके पास प्रोड्यूसर नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टर नहीं आ रहे हैं, या क्या वजह है कि आप इंडस्ट्री में मॉडल्स या एक्ट्रेस जो थी खासकर उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया? मैंने शहजाद गुल साहब के साथ काम किया था, जो एवेन्यू स्टूडियोज़ के मालिक, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा जो स्टाइल है ना, जो तुम्हारा अंदाज़ है, ये तुम्हारे साथ बाकी इंडस्ट्री के लोग नहीं चल सकते, क्योंकि तुम बहुत ब्लंट हो, तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, तुम कहते नहीं ये नहीं चाहिए। तो मैं तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि तुम बेहतरी के लिए कर रहे हो। तो मैंने उसके बाद 1-2 फिल्मों में काम किया, तब मुझे उनकी बात सही लगी। लेकिन अब तो सब कुछ चेंज हो गया। आई थिंक अब ड्रामा आर्टिस्ट जो है वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, क्योंकि फिल्में उस तरह से बन नहीं रही। लेकिन अब जो है ना पूरा जो सिनेरियो है वो बदल गया है। आपका दिल चाहता है कोई पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसी आर्टिस्ट हो जिसको आप मेकअप जिसका करना चाहें, फोटोशूट करना चाहें उसको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी ख्वाहिश हो कि मैं उसको। हाँ, ये होता है कई लोगों को देख के दिल करता है कि इनका इस स्टाइल से अगर कुछ किया जाए तो ये मेरे स्टाइल से अगर दुनिया को मैं दिखाऊं तो वो। अभी मैंने कितनी सेलिब्रिटीज़ को किया है, तो मैंने उनको ऐसा भी किया कि उनको मेकअप ही नहीं किए, बाल भी नहीं। मैंने कहा नहीं तुम ऐसे ही प्यारे लगे तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो कहती अच्छा। वो थोड़ा सा खौफज़दा भी हो रही थी कि पता नहीं, लेकिन जब तस्वीरें आई तो उसने कहा कि मैं इतनी हसीन कभी नहीं लगी जितना तुमने मुझे दिखा दिया। ये सारी बात होती है किसी को फील करने की। ब्यूटी जो है आपके स्टाइल में, आपके एक्सप्रेशन में छुपी होती है, ना कि थोपा थापी में।
जैसे मैं बात करूँ मिनाल खान की, मैंने अभी उसके साथ काम किया, उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर। सो बट शी इज़ वेरी हम्बल, उसने हर चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और मुझे अच्छा लगा उसके साथ काम करके। आप कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि ये कैमरे की आंख से आपने उसको देखा हो कि बहुत अच्छी लगेगी, और जब उसको आपने सारा कुछ तैयार किया हो तो फिर वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरी हो, आपको लगा हो कि मेरा फैसला गलत था? नहीं, फैसला गलत नहीं होता। कई दफ़ा आप सोच रहे होते हैं, और अब मेरा ख्याल है कामयाबी ये होती है कि जो आप सोच रहे होते हैं उस सोच को आप सामने ले आएँ, तो वो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर वो आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मिसमैनेजमेंट हुई होती है। अगर आप ख़ाबर रियाज ना होते तो फिर क्या होते? अगर मैं ख़ाबर रियाज ये वाला जो भी प्रोफेशन में, मैं कॉस्मेटिक सर्जन होता है, मैं शायद लोगों की सर्जरियाँ कर रहा होता, और मैं जो सर्जरियाँ करके लोग अपनी शक्लें ख़राब करें, मैं वैसी ना होने देता कि वो लगता है नाक कटी हुई है और चेहरा जो आँखें ऐसी हुई हैं, मैं उसमें भी कुछ ना कुछ मैं कर देता, लेकिन वो पता ना चलता। खबर साहब, हमें मालूम हुआ है कि आपका रूहानियत से भी बड़ा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ दरबारों पे भी आप जाया करते हैं। और काफ़ी लोग इसको बुरा भी समझते हैं, वो ये समझते हैं कि दरबारों में जाके लोग शिरक करते हैं। मैं असल में वहाँ जाता हूँ एक तरह समझ लें कि जैसे हमारे उस्ताद होते हैं, तो आप उस्ताद को ताज़ीमन जो है उनके घुटने पकड़ लेते हैं, या इतने प्यार की अकीदत होती है कि आप उनके आगे झुक जाते हैं। तो वो एक अकीदत है, हर एक का प्यार करने का अपना स्टाइल होता है। वही बात है ना कि देखने वाला कुछ और समझ रहा है, करने वाला कुछ और कर रहा है। और हम तो सजदा खुदा को करते हैं, जो जब एक इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है या उसके बहुत करीब हो जाता है, जो अल्लाह का यार बन जाता है, तो आम आदमी को ये चीज़ें नहीं समझ में आती। वो फिर अल्लाह के यार के पास ही जाएगा ना, ताकि वही उसको अल्लाह से मिला दे। आप ये देखें कि यहाँ पर जहांगीर का दरबार है, जो जहांगीर का मकबरा है, वो इतने अरसे गुजरने के बाद इतनी शान से बना हुआ, वो वीरान पड़ा हुआ है। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो मज़ार है, वो इतने 900 साल गुजरने के बावजूद वहाँ इतनी रौनक लगी हुई है, वहाँ लंगर बट रहा है, वहाँ पे लोग उनके थ्रू दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उनकी मुरादें पूरी, और कई लोगों की होती भी हैं। तो ये कुछ तो है ना कि जिसकी रौनक है, और हम क्यों ना ऐसे लोगों को ताज़ीमन जो है झुक जाए उनके आगे कि उन्होंने हमें इस्लाम से रोशनास करवाया। खबर साहब, जो शोबिस से वाबस्ता लोग होते हैं, आप ज़ाहिर फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो अगर आप रूहानियत की या मज़हब की बात करें या लगाओ अपना ज़ाहिर करें, तो लोग बड़ी तनकीद करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल होते हैं। लोग कहते हैं कि ये तुम किस तरफ चल पड़े हो, और तुम तो एक बिल्कुल अपोजिट साइड पे जा रहे हो। एक तरफ तुम ये वाला काम कर रहे हो जो शायद ठीक नहीं है, और एक तरफ तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो मेरा ख्याल में कोई भी काम गलत नहीं होता, इंसान ही उसको गलत बनाता है। गंद डालने वाला इंसान है। तो अगर आप कुछ हदूद में रहकर तो काम कर रहे हैं नए दौर के मुताबिक, और किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, ना उसके जज्बात को भड़का रहे हैं, तो किसी काम में कोई बुराई नहीं है। मैं जिनके पास जाता हूँ, मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर जलील असलम चिश्ती निज़ामी, वो बहुत ही मॉडर्न इंसान है, स्कॉलर भी हैं और साथ में लॉयर भी हैं। उनके पास मैंने जो इल्म लिया उनसे कोई गैबी इल्म नहीं है, मतलब इन औलिया अल्लाह का जो इल्म है, जो अल्लाह के इश्क से जुड़ा हुआ है, तो मुझे ये लगा कि मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। अब मुझे वो रास्ता नज़र आने लग गया जो अल्लाह तक जाता है। और जब आप उस रास्ते पे चलते हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपके मुंह से निकली हुई दुआएं जो है वो कबूल होने लग जाती हैं। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई पीर ही बना बैठा हो या कोई उसूलिये में बैठा हो। जो ऐसा इंसान होगा वो खामोश होगा, और वो खुद एक चलती फिरती इंस्पिरेशन होगी, उसके मुंह को ताले लगे होंगे।